हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स गुरमीत टेक 10 में। और इस वीडियो में फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि मैं हरियाणा जीके का जो टॉपिक वाइज है हर टॉपिक को लेकर आ रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एवरी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पिछले जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स थे उनसे मैंने उठाकर ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल या आपको काफ़ी सहायता दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मुहिम चलाई है कि आपको सारे क्वेश्चन तकरीबन करीब जो है वो कंप्लीट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं शुरू करता हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अपने इसको लाइक करने के बाद अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो है हरियाणा। हरियाणा को फ्रेंड्स, जब पुराने समय में पूछा जाता है कि हरियाणा को पुराने समय में जो जो था वो महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था। तो महाभारत में हरियाणा को जो वो कहा गया है बहुधान्य 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 कहा गया है महाभारत में हरियाणा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स बनेगा कि ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है। तो हरियाणा को ऋग्वेद में रज हरियाणे कहा गया है। रज हरियाणे कहा गया है ऋग्वेद में। और आगे है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है। कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है। तो कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि प्रभा कहा जाता है। तो जो कुरो द्वारा ये प्रश्न आया था, ग्रुप डी में आ गए थे कि कुरो द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है, उसको आदि प्रभा कहा जाता है। और ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता था। और महाभारत काल में जो हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। प्राचीन काल में हरियाणा को जो कहा जाता था वो क्या कहा जाता था। ब्रह्मावर्त जो था वो हरियाणा को क्या कहा जाता प्राचीन में, ब्रह्मावर्त। और ब्रह्मा की उत्तर वेदिका और ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। और ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि हरियाणा की उत्पत्ति किससे हुई थी है। तो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है। हरियाणा की उत्पत्ति किससे हुई है। तो हरियाणा की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, ब्रह्मा जी से। हरियाणा की जो उत्पत्ति, तो क्वेश्चन पहला आया था कि हरियाणा को महाभारत काल में क्या कहा जाता है। तो हरियाणा को महाभारत काल में बहुधान्य कहा जाता है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता है। और कौरवों द्वारा अपनाई गई भूमि को आदि प्रभा कहा जाता है। और प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका के नाम से जाना जाता था। और हरियाणा की उत्पत्ति किससे हुई है। तो हरियाणा की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्रह्मा जी से मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन रहेगा कि भाई जो हरियाणा है, हरियाणा में जो संगीत के साक्ष्य हैं वो
दूसरी जो शताब्दी थी 2वीं शताब्दी में मिले हैं। और ये जो हरियाणा की शताब्दी के में जो दूसरी शताब्दी में हमें जो संगीत के साक्ष्य मिले हैं वो जो थे वो एक यमुनानगर में पड़ता है। यमुनानगर में सुध नामक स्थान पर हमने जो थे 4 और 5 व्यक्ति जो थे वो गाड़ी में बैठे थे और उनके पास जो थे वो संगीत के कुछ जो थे साक्ष्य थे, लेकिन उन संगीत के साक्ष्यों से हमें पर्टिकुलर नहीं पता चल सका था कि भाई साक्ष्य किस चीज़ के थे। संगीत की जो प्रचलित कथा का उस टाइम पता नहीं चला था कि ये किस संगीत के साक्ष्य हैं। ये तो पता लग गया था कि भी 4-5 व्यक्ति बैलगाड़ी पर बैठे हैं और उनके पास में जो वाद्य यंत्र थे वो थे साक्ष्य के वाद्य यंत्र। तो ये वाद्य यंत्र जब मिले थे और उसके बाद आ जाते हैं भाई पुष्यभूति वंश। अब पुष्यभूति वंश भाई आपको बता दूं कि थानेसर में जो शिव मंदिर का निर्माण है, जो थानेसर में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था भाई? पुष्यभूति वंश ने। उसका निर्माण किसने कराया था? पुष्यभूति ने उसका निर्माण कराया था। और उसका दोबारा निर्माण सदाशिव राय ने कराया था। मराठा से संबंध रखते थे, सदाशिव राव ने कराया था। तो आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि कुरुक्षेत्र में स्थित थानेसर जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण पूछ लिया जाएगा तो उसका निर्माण किया था पुष्यभूति ने। और जो पुनर्निर्माण पूछ लिया जाए तो कराया था सदाशिव राय ने। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स कि उसके बाद आता है हमारे पास प्रभाकर वर्धन की आगे जो है इनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोमती था। इनकी पत्नी का नाम प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। और इसकी 3 संतान जो है वो होती हैं। आगे प्रभाकर वर्धन की जो है वो 3 संतान जो है वो होती है। पहली का नाम क्या था? पहले 2 लड़के होते हैं और एक लड़की राज्यवर्धन और एक होता है हर्षवर्धन और एक होता है भाई राजश्री। तो इसके ये 2 लड़के थे और ये एक इसकी लड़की थी प्रभाकर वर्धन की और ये पत्नी थी इसकी प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती। तो देखिए फ्रेंड जब प्रभाकर वर्धन के टाइम में जो है वो थानेसर में क्या हो जाता है? विद्रोह। थानेश्वर में जो है वो जो क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह को दबाने के लिए जो प्रभाकर वर्धन है अपने बेटे राज्यवर्धन को भेजता है। जैसे ही ये राज्यवर्धन जो था थानेसर में विद्रोह दबाने के लिए गया तो पीछे से क्या हुआ? ये दबाकर विद्रोह को जैसे ही आता है राज्यवर्धन तो इसके जो पिताजी थे वो उनकी डेथ हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि भाई इनकी जो माता है वो सती हो जाती है। इनकी माता जो है वो सती हो जाती है। फ्रेंड्स सती मीन्स होता है कि जब किसी अगर कोई मृत्यु हो जाती है किसी के पति की तो उसको भी उसके साथ जो है वो आग में जला दिया जाता है। ऐसे ही परंपरा थी इसमें सती में। तो यशोमती माँ सती हो जाती है और 1829 में जो है राजा राम मोहन राय ने जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर जो है वो सती प्रथा को जो है वो समाप्त किया था। राजा राम मोहन राय का नाम महान सुधारकों में जो है वो आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भाई राज्यवर्धन जैसे ही आया था तो यशोमती माँ जो थी सती हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर्षवर्धन उसके बाद राज्यवर्धन की इसका एक पति होता है, इसकी बहन होती है राजश्री, उसका नाम क्या था? ग्रहवर्मा।
ग्रह वर्मा जो है इसका जो है वो पति होता है। राजश्री का जो है वो पति है ग्रह वर्मा। और ग्रह वर्मा जो मालवा का शासक है, मालवा का जो एक शासक है देवगुप्त देवगुप्त क्या करता है कि भाई मालवा का जो शासक है देवगुप्त, ये राजश्री के जो पति हैं ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। जब ग्रह वर्मा की जो हत्या कर देता है मालवा का शासक देवगुप्त, तो ये जो है इसको पता लग जाता है राज्यवर्धन को, लेकिन ये अपनी बहन है उसको नहीं बताता कि भाई उसकी जो है वो हत्या हो गई है। और ये इसको अपनी बहन को बिना बताए, ताकि ये सती ना हो जाए, उसको बिना बताए ही क्या कर जाता है कि देवगुप्त मालवा के शासन देवगुप्त पर आक्रमण कर देता है। और बाद में क्या करता है, ये इसको मार देता है, देवगुप्त को मार देता है राज्यवर्धन। और बाद में क्या होता है, इसका एक दोस्त था शशांक, इसका जो एक दोस्त था शशांक, यानी कि देवगुप्त का एक दोस्त है शशांक, और शशांक की एक है बहन, उसकी है बहन। तो अब देखिए इसको तो मार देता है राज्यवर्धन, जो देवगुप्त था इसका तो मार देता है मालवा के शासक को। अब उसका जो फ्रेंड है शशांक, वो अपने फ्रेंड्स की जो है वो जो उसका फ्रेंड है देवगुप्त, उसकी हत्या का बदला लेना चाहता था। और उसने क्या किया कि भाई शशांक ने जो है राज्यवर्धन को खाने पर बुलाया, और खाने पर बुलाकर उसने कहा कि भाई मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करूँगा। और ऐसे खाने में उसने कुछ मिलाया, कुछ किया, तो इस प्रकार उसकी हत्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, शशांक कर देता है हत्या राज्यवर्धन की। अब जो है हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। इसका जन्म 590 में हुआ था और ये 606 में जो है वो गद्दी पर बैठता है। जन्म पूछ लिया जाए हर्षवर्धन का तो 590 में, और इसको राजगद्दी पर जब बैठता है 606 में बैठते हैं। अब जब राज्यवर्धन हर्षवर्धन था, जब ये राजगद्दी पर बैठता है तो इसके सामने 2 चुनौती आती हैं। कितनी चुनौतियाँ? 2 चुनौतियाँ इसके सामने आ गई भाई। पहले क्या करा था, अपनी बहन को सती होने से बचाना, अपनी बहन को सती होने से बचाना था। दूसरा काम जो इसका था भाई, शशांक की हत्या, शशांक की हत्या करना था। अभी भाई इसके सामने 2 चुनौतियां जो हैं वो आ गई थी, और उसने क्या किया था भाई, इनको पार करने के लिए सबसे पहले इसकी बहन जो चली गई थी, वो जो थी राजश्री, जंगलों में चली गई थी सती होने के लिए। तो ये अपनी बहन को ढूंढता काफ़ी जंगलों में ढूंढ लेता है, और अपनी बहन से बोलता है कि बहन मेरा कोई नहीं है, कि भाई तू ही है, अगर तू ही सती हो जाएगी तो मेरे पास कौन रहेगा। तो इस प्रकार से ये पहली विजय पा लेता है, अपनी बहन को सती होने से बचा लेता है। अब दूसरी क्या थी, ये शशांक पर भी आक्रमण करता है, लेकिन शशांक को ये मार नहीं पाता है, क्योंकि शशांक वहाँ से भाग जाता है जहाँ पर ये इसको आक्रमण करता। तो इस प्रकार से 2 चुनौतियों को हर्षवर्धन ने जो है वो प्राप्त कर लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी थी, और इसने 2 राजधानियाँ बनाई थी भाई। पहली तो थी, हर्षवर्धन ने 2 राजधानियाँ बनाई थी। पहली थी थानेसर, और दूसरी जो इसकी राजधानी थी भाई वो थी कन्नौज। ये 2 राजधानियाँ थी इसकी, और ये इसने 2 राजधानियाँ बनाई थी। और उसके जो दरबार में जो है हवेन स्वांग नामक एक जो चीनी यात्री आया था, हरियाणा में तो कहते हैं कि 629 में आया था, और ये इसके दरबार में रहा। हरियाणा में 629 में आया था ये, और ये इसके दरबार में रहा हर्षवर्धन के। और इसने वहाँ की सारी जो वहाँ आया यहाँ पे उसके बारे में लिखा है। और इसकी एक बुक है CU की या के भी इसको बोल दिया जाता है। तो इसने एक बुक लिखी थी CU के, तो इसमें था ऐसे कवर है, और फाहियान जो पूछते हैं वो फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो हवेन स्वांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के। और फाहियान जो आया था
वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो है भारत में आया था। तो इस प्रकार से जो था, और इसका जो दरबारी कवि है, हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था, उसका नाम था बाण भट्ट, और इसने हर्ष चरित्र लिखी थी। इसने हर्ष चरित्र जो थी वो लिखी थी। और हर्ष चरित्र जो थी फ्रेंड्स, उसी से ही हमें जानकारी मिलती है कि भाई जो यशोमती माँ थी, प्रभाकर वर्धन की पत्नी, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद वो सती हो जाती है। इसकी वर्ण भी हमें किससे मिलता है भाई? इसका वर्ण भी हमें इससे ही मिलता है कि भाई हर्षचरित्र ने, जो बाण भट्ट की हर्षचरित्र है, इसने लिखी थी। और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के एग्ज़ाम में 2-3 बार इसको पूछ लिया गया है, तो इसको आप भाई अच्छी तरह से याद करें। तो ये इसका दरबारी कवि आपसे पूछ लिया जाएगा कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो बाण भट्ट था, उसने हर्षचरित्र लिखी थी। माता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद वो सती हो गई थी। इसकी जानकारी भी हमें किससे मिलती है भाई? बाण भट्ट से। और जो चीनी यात्री हमें स्वांग आया था, वो इसके दरबार में ही आया था। और अब देखिए भाई, उसके बाद हर्षवर्धन ने खुद भी अपनी बुकें लिखी हैं। हर्षवर्धन ने अपनी भी कुछ बुकें लिखी हैं। उनमें क्या है, एक तो बुक उसने लिखी थी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो भाई 3 बुक इसने लिखी थी। तो याद ना रहे तो 3 बुक हैं इसकी, और 2 इसने राजधानियाँ बनाई थी, ऐसे याद रख लीजिए। रत्नावली के नाम से कुरुक्षेत्र में एक समागम और वे कार्यक्रम का आयोजन भी जो है वो किया जाता है। तो रत्नावली जो थी इसने लिखी थी, और नागानंद भी और प्रियदर्शिका, और जो थे हिंद के ये दरबारी कवि थे, ये इसके फ्रेंड भी थे, और इस तरह से ये लिखते थे। तो ये लिखने के बाद भाई एक बारी 634 में और 635 में पुलकेशियन द्वितीय जो है, पुलकेशियन द्वितीय जो है वो क्या करता है कि भाई इसको हरा देता है, हर्षवर्धन को, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशियन द्वितीय इसको हरा देता है, इसको भाई हर्षवर्धन को। लेकिन देखिए कैसी बात है, ना तो इसका वर्ण हवेंग स्वांग करता है, हवेंग स्वांग, और ना ही बाण भट्ट, देखो भाई ये दरबारी कवि थे ना, ये ना तो राजा के बारे में जिसके रहते थे, ये ना तो उसके बारे में कभी गलत लिखते थे, बस अच्छाइयों के बारे में ही भाई उसके बारे में लिखते थे, गलत बातों को उसके बारे में ये नहीं लिखते थे। और जो पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पर हर्षवर्धन को हराया था, इसका वर्ण हमें ए होल अभिलेख से मिलता है। ए होल अभिलेख से इसका वर्ण हमें एओल अभिलेख से जो है इसका वर्ण हमें मिलता है। तो ही ये बारी होने के बाद उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हर्षवर्धन का जीवन काल पूछ लें तो 590 से पूछ लेंगे 547 तक, और जो इसका शासन काल था वो ये 6 से रहा था 1947 तक। इस प्रकार से ये इसका था जीवन जन्म काल, ये जन्म, और ये इसका शासन काल जो था। और इसके बाद जो है, इस वंश के बाद जो है, पुष्यभूति वंश के बाद जो था गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। गुज्जर प्रतिहार जो है वो गुज्जर प्रतिहार वंश आया था प्रभाकर जो वर्धन के बाद। और हर्षवर्धन के टाइम में जो हूण जाति थी वो सबसे ज़्यादा आक्रमण करती थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं।
तो हूण जाति जो थी सबसे ज़्यादा आक्रमण करती थी हर्षवर्धन के टाइम में। और आपको पता है कि कुंभ के मेले का आयोजन भी कुंभ के मेले का आरंभ भी प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। किसने कराया था भाई? हर्षवर्धन ने ही इसका भी वो करवाया था। हूण जाति इसके बाद वो करती थी। तो फ्रेंड्स क्विकली से रिवीजन हम ले लेते हैं एक बार, जो आपको रिवीजन कराई थी। सबसे पहले जो है हमने किया था कि हरियाणा को महाभारत में बहुधान्य के नाम से कहा जाता है, बहुधान्य कहा जाता है महाभारत में। और ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया है। और कुरुक्षेत्र द्वारा उपजाई गई भूमि को आदिप्रभा कहा गया है। और प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मावत ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा की उत्तर वेदिका के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा ऋषि ब्रह्माव्रत और उत्तर ब्रह्मा की उत्तर वेदिका के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद हमने गए थे कि भाई हरियाणा में संगीत के शख्स है जो यमुनानगर में सूद नामक स्थान से मिले हैं। वहाँ से हमें 4 या 5 व्यक्ति एक बैलगाड़ी पर सवार थे, लेकिन संगीत की वो कला हमें नहीं पता लगी थी कौन सी थी। उसके बाद हम गए पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश ने थानेसर में पूछ लिया गया है कि थानेसर कुरुक्षेत्र में जो शिव का मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यभूति ने उसका निर्माण कराया था। और पूछ लिया जाए कि उसका दोबारा से निर्माण किसने कराया था? तो मराठा राज्य थे ये सदाशिव राव ने कराया था। उसके बाद हम गए कि प्रभाकर वर्धन की एक पत्नी थी यशोमती, और यशोमती की 3 संतान हुई हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री के पति का नाम था ग्रहवर्मा। और ग्रहवर्मा के बाद देखिए राज्यवर्धन की प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन को थानेसर में विद्रोह हो जाता है, उसको दबाने के लिए भेजता है। लेकिन जैसे ही राज्यवर्धन वापस आता है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती माँ जो है वो सती हो जाती है। और सती प्रथा को 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से जो है वो ख़त्म किया था। अब उसके बाद सती इसके राजश्री के पति ग्रहवर्मा को देवगुप्त जो था मालवा का शासक वो मार देता है। लेकिन उसके बाद जो राजश्री है वो देवगुप्त को मार देता है। लेकिन बाद में शशांक जो अपनी बहन की शादी का ढोंग रचाने के लिए जो कहता है कि मैं अपनी बहन के साथ तुमसे करूँगा, ऐसे राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। उसके बाद जब हर्षवर्धन जो है 590 में इसका जन्म हुआ था और ये शासन गद्दी पर बैठा 606 में। और इसके सामने 2 चुनौतियां थी, अपनी बहन को सती होने से बचाना था और दूसरा था शशांक की हत्या का बदला लेना। ये अपनी बहनों को सती होने से रोक लेता है। शशांक को क्या करता है कि मार नहीं पाता क्योंकि शशांक वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ही इसने 2 राजधानियाँ बनाई थी, एक थानेसर में और एक कन्नौज में। उसके बाद भाई हवेंस वांग का उसके बाद ही हर्षवर्धन के दरबार में हवेंस वांग जो चीनी यात्री था 629 में आया था हरियाणा में। और इसने शिव की एक बुक लिखी जिसमें हर्षवर्धन के और उसके राज्य के वैभव की इसने वर्णन किया गया है। और इसका जो दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसने हर्षचरित्र लिखी है जिसमें हमें पता लगता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती माँ जो थी वो सती हो जाती है। हर्षवर्धन ने खुद भी 3 बुकें लिखी, उसमें थी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का 3 बुकें उन्होंने लिखी थी। रत्नावली के नाम से कुरुक्षेत्र में आज भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अब उसके बाद आता है कि 634 और 35 में पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के किनारे पर जो था हर्षवर्धन को हरा देता है। लेकिन उसका वर्णन जो था हवेंस वांग ने अपनी बुक सियोकी में भी नहीं किया है और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में भी नहीं किया है, क्योंकि वो दरबारी कवि थे और राइटर के बारे में जो राजा के बारे में गलत नहीं लिखते थे। इसका वर्णन हमें कहाँ से मिला है? A.O. अभिलोक से मिला है कि भाई उसने पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे जो था हर्षवर्धन को हरा दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि 500 हर्षवर्धन का जन्म काल बताइए, तो 590 से 647 तक रहेगा और शासनकाल 606 से 647 तक रहेगा। हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आता है और इसके टाइम में सबसे ज़्यादा आक्रमण हूण जाति करती थी। और कुंभ का मेला जो प्रयागराज में लगता है उसका निर्माण भी जो आरंभ भी किसने किया था भाई? हर्षवर्धन ने। और आपको बता दूं कि ये हर्षवर्धन ने जो बुक लिखी है बाणभट्ट, इसमें कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। बाणभट्ट था उसकी पुस्तक थी हर्षचरित्र।
ये फ्रेंड्स सॉरी ये हर्षचरित्र थी। और इसमें जो था ना भाई हरियाणा को इसमें श्रीकंठ जनपद, हरियाणा को और कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसे ही जो रिमेनिंग वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली चाहते हैं कि यह सीरीज़ चलती रहे, तो आपको हमारे चैनल्स पे जिसका नाम है गुरमीत टेक 10 उसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि हमारा मोटिवेशन मिल सके। मैं आपको हरियाणा की हर भाग से अवगत कराऊंगा, सारे टॉपिक जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो।